वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल। आज हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे और ये आज जितना एमसीक्यू करेंगे लेबोरेटरी रिलेटेड जितना एग्जाम होता है सभी के प्रोस्पेक्टिव में फायदामंद रहेगा। तो बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट लिंक इन इंस्टेंट सेफ ऐसे। बी में बोल रहा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। सी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सेफ एंटीजन। डी एक्सट्रैक्ट लिंक्ड इम्यूनो सेफ एंटीजन। तो हम लोग जो पढ़े थे एलाइजा, एलाइजा क्या है ना, हम लोग का एक टाइप का एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो इसका क्या फुल फॉर्म था ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसका जो फुल फॉर्म था ये था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसमें एंजाइम का मतलब है, इसमें हम लोग ये एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन हो रहा है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या ना एंजाइम यूज करता हूँ, इसीलिए इसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे लिखा हुआ है। और हम लोग जो एलाइजा करते हैं उसका कितना टाइप होता है, उसका 3 टाइप होता है। एक एंड्रोइच एलाइजा, एंड्रोइच एलाइजा और डायरेक्ट एलाइजा। एक हो गया इनडायरेक्ट और एक कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, ये 3 तरह का हम लोग एलाइजा देखते हैं। उसके बाद अब बायोप्सी इज, बोला बायोप्सी क्या है। एक नंबर ऑप्शन क्या बोला, ए रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड। बायोलॉजिकल फ्लूइड को कलेक्ट करने का तरीका को हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। बी में बोल रहा है द रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन, ऑर्गन को रिमूवल निकल रहा हूं उसको बोल रहा है। सी में बोला ए टिश्यू सैंपल फ्रॉम द डेड बॉडी, डेड बॉडी से हम टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ उसको बायोप्सी बोला जाता है। डी में बोला एक्सिजन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल फ्रॉम द लिविंग बीइंग। बोला जितना जिंदा आदमी से हम लोग क्या वो जो टिश्यू है उसका थोड़ा सा हम निकाल रहा हूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव, उसी का रिप्रेजेंटेटिव एज ए हम उसको थोड़ा सा काट के निकल रहा हूँ उसको बायोप्सी बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। इसका जो बायोप्सी का डेफिनेशन यही था, एक्सिजन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। अब हम लोग आते इसमें जो बोला है ए नंबर ऑप्शन में रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड, हम लोग का बॉडी से हम लोग कई तरह का बायोलॉजिकल फ्लूइड कलेक्ट करता हूँ। एक नंबर में हम लोग आते हैं क्या ना, हम लोग ब्लड कलेक्शन जो करता हूँ, ब्लड भी एक तरह का बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है। ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है उसको हम लोग क्या कहता हूँ, उसको हम लोग फेबोटोमी बोलता हूँ, फेबोटोमी। 2 नंबर अगर कुछ फ्लूइड है तो उसको ना प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट होता है ना, प्लूरल कैविटी में। तो इसको अगर हम कलेक्शन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, थोड़ा सेंटेसिस। थोड़ा सेंटेसिस। अगर एसाइटिक फ्लूइड का कलेक्शन कर रहा हूं तो उसको क्या बोलता है, एसाइटिक फ्लूइड, तो ये पैरासेंटेसिस। फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर कर रहा हूं तो उसको पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अगर हम लोग क्या ना साइनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड का कलेक्शन कर रहा हूं
तो उसको क्या बोला है, एथेरोसिंथेसिस। अगर ब्लड का कलेक्शन का फ्लेवोटोमी में बोलता है, प्लूरल फ्लूइड का थोरासेंटेसिस, एसाइटिक फ्लूइड का पैरासेंटेसिस, पेरिकार्डियल फ्लूइड का पेरिकार्डियोसेंटेसिस, साइनोवियल फ्लूइड का एथेरोसेंटेसिस बोला जाता है। और रिमूवल ऑफ ऑर्गन इसको क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ ऑर्गन इसको क्या ना रिसेक्शन बोला जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑर्गन को हम लोग क्या ना रिसेक्शन बोलता हूँ, रिसेक्शन। रिसेक्शन और टिश्यू सैंपल फ्रॉम द डेड बॉडी, अगर डेड बॉडी से हम लोग टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्या ना ऑटोप्सी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। हम लोग जो टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं उसका जो करेक्ट कौन सा सीक्वेंस में हम लोग करता हूँ, ये बोल रहा है पहले क्लियरिंग फिर डिहाइड्रेशन फिर इनफिल्ट्रेशन करते हैं। बी में बोल रहा है क्लियरिंग इनफिल्ट्रेशन फिर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। फिर सी में क्या बोल रहा है, डिहाइड्रेशन क्लियरिंग इम्प्रेग्नेशन। डी में बोल रहा है एम्बेडिंग सेक्शनिंग और स्टेनिंग कर रहा हूँ। तो हम लोग जो हिस्टोलॉजी में टिश्यू का प्रोसेसिंग करते हैं उसका एक्चुअल जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम लोग क्या ना टिश्यू का फिक्सेशन करते थे, फिक्सेशन। उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद क्या ना क्लियरिंग करते थे, क्लियरिंग। उसके बाद इम्प्रेग्नेशन, उसके बाद एम्बेडिंग, एम्बेडिंग। ये हो गया हम लोग का टिश्यू प्रोसेसिंग का सीक्वेंस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पुम टेस्ट। पुम टेस्ट का दूसरा नाम क्या बोल रहा है। ये ऑप्शन क्या देख रखे, एंटीबायोटिक टेस्ट, बी में एंटीजन टेस्ट, सी में ग्लाइकोमिया टेस्ट, डी में बोल रहा है एंटीग्लोब्युलिन टेस्ट। ये जो कुम टेस्ट है इसका जो दूसरा नाम है ये एंटीग्लोब्युलिन टेस्ट है। इसका एंटीग्लोब्युलिन टेस्ट बोलने का क्या वजह है, इसमें जो हम लोग रिएजेंट इसका यूज करते हैं होम टेस्ट में, उसमें क्या ना AHG यूज करते हैं। AHG इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोब्युलिन सीरम, एंटी ह्यूमन ग्लोब्युलिन। तो इसीलिए हम लोग इसको एंटी ग्लोब्युलिन टेस्ट भी बोलते हैं। और कुम टेस्ट हम लोग का क्या दो तरीका का होता है, एक डायरेक्ट कुम टेस्ट, डायरेक्ट कुम टेस्ट, और दो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट में हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज देखते हैं, ऑटो जो डिजीज होता है। और इसमें हम लोग एलो, एलो मतलब हम लोग दूसरे से लिया हुआ, एक्वा जो डिजीज होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट कुम टेस्ट से हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म यूज्ड व्हेन द यूरिन वॉल्यूम मोर देन 2000 ml per 24 आवर्स। अगर 2000 ml पर 24 आवर्स, एक दिन में अगर 2000 ml से ज्यादा यूरिन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या टर्म बोलते हैं, उसको क्या क्या बोलता हूँ। ए ऑप्शन एनोरिया, बी ओनेरिया, सी पॉलीयूरिया, डी ऑलिगुरिया। एनोरिया कब बोलता है, अगर उसका 24 आवर्स में यूरिन 100 ml से कम हो रहा है अथवा कॉम्प्लीटली बंद हो गया, कॉम्प्लीटली स्टॉप, कॉम्प्लीटली स्टॉप, तब उसको एनोरिया बोला जाता है। ओनेरिया उससे तो मतलब नहीं है। पॉलीयूरिया कब बोलते हैं हम लोग, अगर यूरिन पास क्या ना पॉली मतलब ज्यादा हो रहा है, कितना 2000
ml पर 24 आवर्स में, तो 2000 ml से ज्यादा हो रहा है तब पॉलीयूरिया बोल। और ऑलिगोयूरिया किसको बोला जाता है? अगर यूरिन पास 400 ml 400 ml पर 24 आवर्स हो रहा है, 400 ml से कम हो रहा है, तब उसको हम लोग ऑलिगोयूरिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका पॉलीयूरिया होगा आंसर। ये 2000 ml से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which part of an antigen reacts specifically with an antibody? एंटीजन का कौन सा पार्ट एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है? ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? पैराटो, सी डीटो, अच्छा ये बी होगा, ये बी डीटोप, या सी हाइपरटोप, डी एपिटोप। तो पैराटोप कहाँ मिलता है? पैराटोप एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मिलता है। डीटोप और हाइपरटोप पता नहीं मेरे को भी। एपिटोप कहाँ मिलता है? ये एंटीजन में मिल रहा है, एंटीजन में बोल रहा है। जो एंटीजन है, एंटीजन का कौन सा पार्ट एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है? तो एंटीजन का कौन सा पार्ट है? ये एपिटोप जो है एंटीजन का पार्ट है, वो एंटीबॉडी का ये पैराटोप के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एपिटोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सेल्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल, बोल रहा है अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई सेल को डाला जाता है तो वो क्या होगा उसका? ए ऑप्शन में बोला है सोयल एंड बास्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में डिहाइड्रेट करे जाएगा, सी ऑप्शन में बोल रहा है हिमोलाइज करेगा, डी ऑप्शन में नॉट बी अफेक्टेड, कुछ नहीं होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन हो रहा होता है उसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलता है अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तब उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब हम लोग इधर पूछे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग कोई सेल के अगेंस्ट में देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो सलाइन है उसको हम लोग नॉर्मल सलाइन पकड़ के चलते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो सलाइन होता है उसमें सेल ना तो स्विम करता है ना स्वेल करता है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें है जो नमक ज्यादा है तो मेरा सेल से क्या ना जल जो पानी है वो बाहर आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें ना सेल डिहाइड्रेट कर जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। अगर यही अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता तब सेल ये क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन होता है, सेल स्वेल कर जाता है एंड बास्ट हो जाता है। अगर ये किस में होगा? ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। और डिहाइड्रेट कहाँ पर हुआ? हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड, बोल रहे हैं जो स्पोर है वो भी मर जाएगा तो उसको क्या कहता है? एक तो सैनिटेशन बोलता है, बी डिसइंफेक्शन बोलता है, सी एंटीसेप्सिस बोलता है, और डी स्टेरिलाइजेशन। सैनिटेशन किसको बोलता है? जो हम लोग वो सुएज वाटर क्लीन करते हैं उसको सैनिटेशन, और जो ह्यूमन एक्सक्रीटर को जो क्लीन कर देता हूँ करते हैं उसको सैनिटेशन बोला जाता है। डिसइंफेक्शन ये क्या ना एक प्रोसेस है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल करने का, इसमें ओनली वेजिटेटिव फॉर्म किल होता है, इसमें स्पोर किल नहीं होता है, इसमें नो स्पोर किलिंग। एंटीसेप्सिस क्या है? ये एक तरह का केमिकल है जो हम लोग लिविंग टिश्यू में अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें क्या जितना पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ रुक जाता है। एंटीसेप्टिक क्या इनहिबिट ग्रोथ।
ऑर्गेनिज्म। और स्टेरिलाइजेशन जो है इसमें क्या ना, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ये माइक्रोग्राम इज यूनिट ऑफ, बोला माइक्रोग्राम किसका यूनिट है। ऑप्शन ए बोला वॉल्यूम, बी स्पीड, सी वेट, डी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्राम, ग्राम किसका वेट होता है, ये वो अच्छा ग्राम यूनिट किसका होता है ना, वेट का यूनिट ग्राम होता है। ये माइक्रोग्राम मतलब छोटा, माइक्रो 10⁻³ ये माइक्रो जो है ये 10⁻³ मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए pH of 2 is dash than a pH of 5। बोला pH 2 डैश pH 5 से डैश बोल रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, 1000 times more acidic, pH 2 is 1000 times more acidic than pH 5। बी क्या बोला 100 times more acidic, सी बोल रहा है 2 times less acidic, डी बोला है 30 times less acidic। तो अभी हमको समझना है pH किसको बोला जाता है। pH का जो फॉर्मूला था pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन जो रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन है। पर इधर क्या बोला है pH इक्वल टू 2 माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसमें अगर हम लोग देखें H प्लस आयन का, H प्लस जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻²। ये pH 2 के लिए कितना हो रहा है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻², और pH 5 के लिए कितना हो रहा है इसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये 10⁻5 हो रहा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये 10⁻² बड़ा है। कितना बड़ा है, इसमें डिफरेंस कितना है 10⁻³ का डिफरेंस है। तो ये जो बोल रहा है pH कितना ज्यादा होगा तब ये 10⁻³ मतलब 1000। तो ये pH 2 is 1000 times more acidic होगा, ये ऑप्शन होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एक ऐड आया गया है इसमें, हम लोग जो चैनल है ये चैनल में एक फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है MLT के ऊपर, ये बंगाली लैंग्वेज में चल रहा है। अगर चाहे आप लोग तो इसको जरूर देख सकते हैं, ये बंगाली में चल रहा है, बंगाली में चल रहा है। पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा इसमें, और ये YouTube प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रैश कोर्स का, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन यूज टू फिक्स अ पैप स्मेयर। बोल रहा है पैप स्मेयर को फिक्स करने के लिए क्या सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। ये 10% फॉर्मेलिन, बी हेमाटोक्सिलिन, सी फिजियोलॉजिकल सलाइन, डी साइटोस्प्रे। 10% फॉर्मेलिन हम लोग हिस्टोलॉजी में यूज करता हूँ जी। हेमाटोक्सिलिन वन टाइप ऑफ स्टेन, ये H स्टेन, H एंड E स्टेन जो करता हूँ उसमें यूज करता हूँ। फिजियोलॉजिकल सलाइन ये NaCl को हम लोग फिजियोलॉजिकल सलाइन 0.85% रहता है। और साइटोस्प्रे ये ना क्या ना अल्कोहल बेस्ड सलाइन, सॉरी अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव, अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव, इसी को हम लोग पैप्स 10 में यूज करते हैं। पैप्स जो स्मेयर बनाता हूँ उसको फिक्स करने के लिए हम लोग साइटोस्प्रे यूज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर ए क्लॉट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। बोला है अगर ब्लड क्लॉट हो जाने के बाद जो लिक्विड पोर्शन रहता है उसको क्या बोला जाता है। एक नंबर ऑप्शन क्या है, द वाफिकोट, बी द सीरम, सी प्लाज्मा, डी होल ब्लड। तो डी कभी नहीं होगा, अगर हम लोग का जो ब्लड लिया जाता है उसको उसी को हम लोग होल ब्लड बोलते हैं। तो बाफिकट सीरम प्लाज्मा कब बनता है, बाफिकोट ये सीरम और प्लाज्मा कब बनता है, अगर हम लोग ब्लड में एंटीकोआगुलेंट मिक्स करता हूँ, एंटीकोआगुलेंट मिक्स करने के बाद जो
लिक्विड पोर्शन रहता है उसको प्लाज्मा कहता है। अगर सीरम में अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है उसके बाद जो लिक्विड पोर्शन बचता है उसको सीरम कहता है। तो बाफीकट क्या है, अगर हम लोग एक ट्यूब में ब्लड लेके उसको अगर सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, क्या उसको एंटीकोagulated होना चाहिए, हम उसको सीरा अगर सेंट्रीफ्यूज कर देते तो एक थोड़ा सा थिक पोर्शन बनेगा मिडिल में, थोड़ा क्या ना ये थोड़ा व्हाइटिश पोर्शन बनेगा, ऊपर में एक स्ट्रॉ कलर का येलो स्ट्रॉ कलर का लिक्विड रहेगा, उसको हम लोग तो क्या ना प्लाज्मा बोलते हैं, और नीचे सेल रहेगा। और ये जो पोर्शन रहेगा बहुत कम रहता है व्हाइट, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें मेनली डब्ल्यूबीसी रहता है एंड प्लेटलेट्स रहता है, इसी को हम लोग बाफीकोट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लॉट हो जाने के बाद कौन सा होगा ना, सीरम होगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ए सीरम सैंपल, सीरम सैंपल में कौन से टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है बिलीरुबिन, सी में है टोटल कोलेस्ट्रॉल, डी में है क्लॉटिंग फैक्टर। तो आयरन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल ये तीनों जो टेस्ट है ये सबको हम लोग क्या ना सीरम में करते हैं, सीरम में कर सकते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट है इसको हम लोग सीरम में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए ही होगा, एक्सेप्ट बोला है, बोल रहा है व्हिच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म, वो कुड नॉट मतलब हम लोग नहीं कर सकते, तो क्लॉटिंग फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडियम इन रूटीन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम लोग सबसे कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कार्बोवैक्स, बी पैराफिन, सी इपॉक्सी, डी मिथ एक्राइलेट। ये कार्बोएक्स ये क्या है ना, ये एक तरह का केमिकल है, ये इसका जो केमिकल नेम है इसका पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। कौन सा ये फार्मा इंडस्ट्री और जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट उसमें हम लोग का यूज होता है, फार्मा और ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट में यूज करते हैं। पैराफिन यह एक हाइड्रोकार्बन होता है पैराफिन, इसको हम लोग क्या ना रूटीनली हिस्टोलॉजी में हम लोग सबसे कॉमन यूज करता हूँ। इपॉक्सी रेजिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप है उसमें हम लोग यूज करते हैं। और ये मीथ एक्राइलेट ये एक्रिलिक एक सॉल्यूशन है, इसको भी हम लोग एम्बेडिंग में यूज करते हैं लेकिन उतना नहीं यूज करते। तो इसका आंसर क्या होगा ना, बी होगा, हम लोग पैराफिन को रूटीनली यूज करते हैं हिस्टोलॉजी में। व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज सिफिलिस, सिफिलिस कौन करता है, ये क्या बोल रहा है, बैसिलस, बी साल्मोनेला, सी स्पाइरोकीट, डी विब्रियो। तो हम लोग सिफिलिस कौन करता है, सिफिलिस करता है ना ट्रिपोनिमा पैलिडम। पैलिडम ये क्या है, ये एक स्पाइरोकीट है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पाइरोकीट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट एक्वायर्ड इम्यून हेमोलाइटिक डिजीज, एक्वायर्ड इम्यून हेमोलाइटिक डिजीज के इन्वेस्टिगेशन में कौन सा टेस्ट करते हैं, ये जब कौन टेस्ट करे थे उस टाइम हम लोग डिस्कस किए इसका आंसर। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, इसको और क्या बोला जाता है, डीसीटी। बी बोला G6PD डिहाइड्रोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6PD। सी बोला ऑटो हेमोलिसिस टेस्ट, डी बोला इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, तो इसको आईसीटी भी बोलता है। इसको डायरेक्ट कुम टेस्ट बोलता है, ये डायरेक्ट कुम टेस्ट है, ये इनडायरेक्ट कुम टेस्ट है। तो क्या बोला है इसमें, बोला है एक्योर्ड इम्यून हेमोलाइटिक डिजीज, एक्योर्ड
ফ্লুইড जब हम लोग का बॉडी ये क्या অর্জন করে এই রোগটাকে তখন हम लोग क्या करते हैं ना इनडायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं और डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ऑटो ऑटो इम्यून जो डिजीज होता है ऑटो इम्यून जो डिजीज होता है उसको हम लोग देखते हैं और G6PD डिहाइड्रोनेज G6PD जो होता है इसमें इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं एक तो फ्लोरोसेंट स्पॉट टेस्ट 2 नंबर क्या ना एक डाई रिडक्शन टेस्ट এর মধ্যে 1 नंबर कौन आता है ना ब्रोमोक्रेसाइल ब्लू टेस्ट और 2 नंबर क्या आता है ना मीथ हीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट ऑटोलाइसिस टेस्ट इसके लिए क्या करता है अगर जिसका टेस्ट करना है उसी का पेशेंट का सेल प्लस सीरम तो एक साथ हम लोग इंक्यूबेट करके देखते हैं ऑटोलिसिस टेस्ट के लिए तो इसका आंसर डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द वैक्यूटेना ट्यूब व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट सीरम बोल रहा है वैक्यूटेना ट्यूब हम लोग सीरम सेपरेट करने के लिए किसको यूज करता हूँ ए पूरा रेड बी ग्रीन सी लैवेंडर डी लाइट ब्लू रेड में क्या रहता है रेड में कुछ नहीं रहता है रेड में कुछ नहीं रहता है या रेड में कुछ नहीं रहता है इसके साथ रह भी सकता है क्या ना क्लॉट एक्टिवेटर बेटा ग्रीन में लिथियम एलाई हेपारिन हेपारिन लेवेंडर में K2EDTA लाइट ब्लू में क्या ना सोडियम साइट्रेट तो ये जो 3 है इसमें क्या मिलेगा मेरे को प्लाज्मा मिलेगा और इसमें सिर्फ हमको सीरम मिलेगा अगर हमको पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है कलेक्शन का किसके बाद किसको वो ड्रॉ करेंगे पहले क्या आता है इसका जो सीक्वेंस है पहले कल्चर बोतल उसके बाद क्या ना साइट्रेट फिर उसके बाद आता है क्लॉड वाइल फिर आता है हेपरिन फिर 5 नंबर EDTA फिर 6 नंबर में सोडियम फ्लोराइड ये हम लोग का सीक्वेंस ऑफ ड्रॉ का ऑर्डर है नेक्स्ट बोल रहा है क्या नॉर्मल शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या है बाइकॉनकेव डिस्क स्पेरोसाइट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स और तीन कलम तो नहीं होगा ये गलत ऑप्शन है तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स किसको बोला जाता है जिसका सेल में न्यूक्लियस रहता है और उसमें क्या लोब्यूल रहता है ज्यादा पॉली मतलब ज्यादा मतलब मोर उसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स बोला जाता है फेरोसाइट्स किसको बोलता है ये आरबीसी का ही एक एब्नॉर्मल शेप एंड साइज है इसमें क्या है ना आरबीसी स्मॉल दिखता है इसमें छोटा दिखता है और इसमें जो आरबीसी में नॉर्मल आरबीसी में जो सेंट्रल पैलोर दिखता है वो ना स्फेरोसाइट में नहीं दिखता है तो आरबीसी का हम लोग का क्या नॉर्मल साइज था बाइकॉनकेव था आरबीसी का जो शेप था वो बाइकॉनकेव डिस्क था कैसा दिखता था आरबीसी ऐसा तो इसका आंसर क्या होगा
और एक क्वेश्चन आरबीसी से पूछ लेता है, इसका साइज कितना है। हाँ, लगभग हम लोग पकड़ के चलते 7.5। तो आरबीसी का साइज क्या है, लगभग हम लोग पकड़ के चलते 7.5। ये क्या है, माइक्रोमीटर होगा, माइक्रोमीटर। अथवा रेंज अगर पूछता है 7 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रिपोर्टेड यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का रिपोर्टिंग यूनिट क्या है। एक नंबर मिलीग्राम पर डीएल, बी मिलीमोल पर लीटर, सी ग्राम पर लीटर, डी ग्राम पर एमएल। तो हम लोग किस में रिपोर्टिंग करते हैं इंडिया में, मैं मिलीग्राम पर डीएल में रिपोर्टिंग करता हूँ। और एक यूनिट हम लोग किसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मिलीमोल पर लीटर, पर लीटर, सॉरी मिलीमोल पर लीटर नहीं। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, ये मिलीमोल पर लीटर भी होगा रिपोर्टिंग यूनिट ग्लूकोज के लिए। तो ये तो गलती से डाल गया होगा, मिलीग्राम पर डीएल और मिलीमोल पर लीटर दोनों ऑप्शन आता है ग्लूकोज के लिए, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही करेक्ट है, हाँ दोनों ऑप्शन ही ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है which one is the smallest needle, सबसे छोटा नीडल कौन सा है इसमें जो दिया गया है। एक तो 18 गेज का नीडल, 20 गेज का, 21 गेज का, 22 गेज का। ये गेज और ये साइज में इतना क्या ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 22 गेज का जो नीडल होता है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, खत्म हो गया हम लोग का आज का। धन्यवाद आप लोग को सभी को हम लोग के साथ रहने के लिए।